जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एसएसटी सामाजिक विज्ञान में। आज जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था संसाधन एवं विकास, तो संसाधन एवं विकास को आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये क्लास लंबा हो गया, लगभग 4 वीडियो इस क्लास से आया, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा था भी और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो उसके पहले अब आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो जो हम लोग कल जहाँ से छोड़े थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू में मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले कारक, ठीक, यहाँ से हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले कारक, मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले कारक, ठीक, मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले कारक। तो मृदा निर्माण जो मृदा बनती है उसके निर्माण में जो बाधाएं आती हैं या उसके निर्माण में जो नियंत्रण होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी उसको बनने में कौन सी सुविधाएं होती हैं, यानी कौन सी जो रीजन है जिससे वो मृदा निर्माण होती है और कौन सा ऐसा रीजन है जिससे मृदा निर्माण नहीं होता है। ठीक, ज्यादा समय लगता है या कम समय लगता है। तो मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले जो पहला कारक है वो है जलवायु। ठीक, जो पहला कारण है वो जलवायु, इसका पहला पॉइंट है जलवायु। मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले कारक में पहला कारण है जलवायु। ठीक, किसी भी क्षेत्र की या मृदा निर्माण करने में सबसे ज्यादा योगदान देता है जलवायु। ठीक, अब देखते हैं मृदा का निर्माण होता कैसे है। एक 5 सेंटीमीटर मृदा जो होती है, 5 सेंटीमीटर मिट्टी, अगर जमीन पर 5 सेंटीमीटर अगर मिट्टी को उठा के देखेंगे, यानी उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, तो इतनी मोटी मिट्टी बनने में लगभग करोड़ों साल लगते हैं। मिट्टी यानी मृदा जो बनता है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। ठीक, मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मृदा को बनने में। तो इसका कारण यह है कि मृदा को आखिर ये मृदा बनता कैसे है। ठीक, तो मृदा बनता कैसे है, जैसे मान लो ये एक कोई चट्टान है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। ठीक, तो चट्टान कैसे टूटते हैं ये डिपेंड करता है जलवायु। ठीक, अब जलवायु कैसे डिपेंड करेगा, जिस क्षेत्र की जलवायु में गर्मी भी है, यानी वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय भी है और वहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का मिश्रण पाया जाता है, वहाँ पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा तेजी से मृदा निर्माण होता है। ठीक, अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लो ये इतना बड़ा कोई चट्टान है और इस चट्टान को टूट के महीन महीन कणों में बदल के इसको मिट्टी बनना है। ठीक, तो क्या होगा कि इसमें पहले तो ये चट्टान पड़ा रहेगा, फिर बाद में धीरे धीरे इन चट्टानों में धीरे धीरे यहाँ पर जलवायु, यानी जब इसमें धूप ज्यादा होगा यानी तापमान बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक, जब इसमें ताप इसका बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक, उसके बाद फिर ठंडी के दिनों में यहाँ पर ताप कम होने के कारण ये सिकुड़ेगा। ठीक, जब इसका तापमान एकदम कम होगा तो इसका जो एरिया है ये धीरे धीरे सिकुड़ेगा। ठीक, तो ये सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, तो उसी के दौरान इसमें छोटा छोटा छिद्र हो जाता है। ठीक, हल्का हल्का इसमें एकदम छोटे छोटे महीन महीन एकदम छिद्र हो जाते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वायु भी बिल्कुल हल्की होती है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। ठंडी के दिनों में क्या होता है कि जो ये हल्का हल्का इसमें छिद्र हुआ था, इसमें ओस के कण घुस जाते हैं। ठीक, इसमें ओस के कण घुस गए और पूरी तरीके से अंदर बैठ गए। अब ओस के कण गए रात में,
ठीक ठंडी के दिनों में रात में ओस के कण इसके जो महीन वाले छिद्र थे उसमें चले गए। उसके बाद फिर जब तापमान बढ़ा तो वो ओस के कण जो है वो पिघल गए। पिघलने के बाद में वो थोड़ा सा पानी होगा वो इसी में मिल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में फिर ये ओस के कण जाएंगे, फिर वो पिघलेगा, उसी में मिल जाएगा। ऐसे करते करते इस चट्टान में धीरे धीरे जो है इस चट्टान में यहाँ पर दरारें उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक, दरारें उत्पन्न होने के बाद में फिर धीरे धीरे ये चट्टानें टूटने लगेंगी और टूटते टूटते एक दिन ये चट्टानों में क्षरण होगा और क्षरण होने के बाद ये चट्टानें धीरे धीरे फिर अपने ही स्थानों पे टूट के अपक्षय का काम करेंगे। ठीक, फिर ये चट्टानें टूट के अपने ही स्थान पे रह जाएंगी। इससे जो है ये जलवायु निर्धारित करता है, यानी जलवायु नियंत्रण, मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले कारकों में एक कारण है जलवायु। ठीक, जहां पर केवल ठंडी होती है वहां भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, या जहां पर केवल तापमान ज्यादा होता है, जितने भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश है या भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहां पर भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है। ठीक, उसके बाद में अगला कारक हमारा है, दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण हमारा है मूल शैलों की प्रकृति। मूल शैलों की प्रकृति, मूल शैलों की प्रकृति। अच्छा, मूल शैलों की प्रकृति क्या है? तो मूल शैलों की प्रकृति ये है कि ये शैल जो हैं, चट्टानें कितनी मजबूत हैं। ये भी डिपेंड करता है ना कि कोई बहुत नॉर्मल सा अगर शैल है यानी चट्टानें हैं तो वो जल्दी टूट जाएगा इसके वजह से। ठीक, लेकिन ये भी डिसाइड करता है कि उस शैल की प्रकृति कैसी है, वो कठोर चट्टानें हैं या मुलायम चट्टानें हैं। अगर चट्टानें मुलायम होंगी तो ये जल्दी टूट जाएंगी। ठीक, यही चट्टानें अगर कठोर चट्टानें होंगी तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा टूटने में। ठीक, तो मृदा निर्माण को नियंत्रण करने वाले कारकों में दूसरा कारक मूल शैलों की प्रकृति भी है। ठीक, उसके बाद में अगला देखते हैं भूमि की बनावट। जो तीसरा हमारा कारक है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट, अच्छा, भूमि की बनावट भी डिपेंड करता है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी या धीमी होगी। अच्छा, जैसे मान लो अगर कोई भूमि ऐसी है, ठीक, यानी ढालू है। ठीक, अगर ढालू है तो यहाँ पर मृदा निर्माण हो पाएगा? अगर मृदा निर्माण यहाँ पर होगा तो वो खिसक के कहाँ आएगा? वो यहाँ पर आएगा, इस तली वाले भाग में यहाँ आके जमेगा। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया यानी भूमि की बनावट भी डिसाइड करती है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पर ज्यादा होगी और कहाँ पर कम होगी। ठीक, तो ये तीसरा कारण था हमारा मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक की, कि भूमि की बनावट भी डिसाइड करती है कि मृदा का निर्माण कैसे होगा। ठीक, उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार, वनस्पति के प्रकार, वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार यानी वनस्पति मृदा निर्माण में कैसे योगदान देते हैं? तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे, अगर मान लो इसको एक पेड़ बना दिया जाए। ठीक, अगर ये एक इतना बड़ा पेड़ है तो इसमें से जो पेड़ के जो पत्ते होंगे, ये पत्ते जब जमीन में गिरते हैं तो जमीन में गिरने के बाद वह जमीन में जो है ये इसमें मिट्टी में ये मिलके मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे जब मिट्टी में ये पत्ते गिरेंगे जमीन में और उसके बाद में मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया तेजी के साथ होगी। ठीक, क्योंकि ये मिट्टी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होने से मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये अगर पेड़ के पत्ते अगर जमीन में गिरते हैं तो ये मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देती है और इन पत्तों के ऊपर मिट्टी लगने से मिट्टी सड़ के इसी मिट्टी में मिलती है, जिससे मिट्टी की जो विकास है वो ज्यादा जल्दी होती है और मृदा निर्माण में थोड़ा तेजी आती है। ठीक, तो ये था हमारा 4 पॉइंट जिसमें मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक थे। ये 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी हैं तो बहुत, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है यही, बाकी बहुत ढेर सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछेगा तो यहीं से पूछता है बस।
तो मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक ऐसे 5 नंबर में आ सकता है एग्जाम में कि मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यही 4 कारक के बारे में लिखना है। जलवायु, मूल शैलों की प्रकृति, भूमि की बनावट और वनस्पति के प्रकार। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिट्टी का वर्गीकरण, और खासकर भारत में देखेंगे कि भारत में मिट्टी का वर्गीकरण, भारत में मिट्टी कितनी प्रकार की पाई जाती है इसको देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं। भारत की मिट्टी का वर्गीकरण, तो भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं। और इन मिट्टियों का वर्गीकरण भारत में शैलों के स्वभाव एवं भिन्न भिन्न प्रकार की स्थानीय जलवायु के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तथा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को सामान्यतया 6 वर्गों में यहाँ पर डिवाइड करके इसका अध्ययन करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो भारत की जो जलवायु है ये स्थानीय स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर भारत में ही देखें तो पूरी दुनिया में जो जलवायु पाई जाती है वो भारत में केवल एक अकेले देश में पाई जाती है। जो पूरी दुनिया में पर्वत और पहाड़ पाए जाते हैं वो पर्वत और पहाड़ भारत में अकेले पाए जाते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ऐसी कोई क्रम नहीं, ऐसी चट्टानों की ऐसी कोई क्रम नहीं है जो भारत में ना पाई जाती हो। नबीन वलित पर्वत से लेकर आर्कियन क्रम की जो अरावली चट्टानें हैं यहाँ तक की सारी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं। ठीक, और भारत में जो पूरी दुनिया में जो भाषा बोली जाती है लगभग वो सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, कुछ भाषाओं को छोड़ के। ठीक, और भारत के जितने भी जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो पूरी दुनिया के वो सारे के सारे भारत में पाए जाते हैं। इसीलिए भारत को एक उपमहाद्वीप का दर्जा मिला है, यानी भारत भी अपने आप में एक महाद्वीप है। ठीक, तो भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा इसीलिए दिया गया है कि भारत में जो पूरी दुनिया में है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं भारत में है। ठीक, तो जो 6 प्रकार की मिट्टी हम पढ़ेंगे भारत में, वही 6 प्रकार की मिट्टी पूरी दुनिया में है, इसके अलावा और कोई मिट्टी है ही नहीं। वही 6 प्रकार की मिट्टी जो भारत में पढ़ेंगे वही, बस केवल उसका जो स्थान अलग अलग होगा। भारत में इसका स्थान अलग अलग है, और अगर इसको विश्व स्तर पर देखेंगे तो उसका स्थान अलग अलग है। ठीक, तो भारत में देखते हैं सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी। ब्लैक से लिखते हैं। पर्वतीय मिट्टी नंबर 1। नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, एक खादर और एक बांगर। 9th में पढ़ा भी होगा, क्लास 9th में खादर और बांगर के बारे में विस्तृत जानकारी वहां पर पढ़े भी होंगे बहुत डीपली। नहीं पढ़ा है तो वीडियो तो है ही है। उसके बाद में तीसरी प्रकार की मिट्टी मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मिट्टी। चौथी प्रकार जो हमारी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी। उसके बाद 5वां प्रकार जो हमारा है वो है लाल या पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, तो लाल से ही लिखते हैं, लाल और पीली मिट्टी।
लाल और पीली मिट्टी, और लास्ट में है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। अब देखते हैं भारत में 6 प्रकार से, भारतीय मिट्टी को 6 प्रकार से यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ठीक, अब इसको देखते हैं कि ये मिट्टी भारत के किन स्थानों पे पाई जाती है, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि इन मिट्टी की विशेषता क्या है। एक बार ऐसे देखेंगे, एक बार फिर लास्ट में मैप पे भी देख लेंगे कि हमारा साथ साथ मैप भी कंप्लीट होते चले। हालांकि मैप वाला क्लास तो लास्ट में होगा ही बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन साथ साथ हम लोगों को यहाँ भी देखना है कि मैप में ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि पर्वतीय मिट्टी, ये पर्वतीय मिट्टी इसके नाम से ये स्पष्ट है कि ये मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएंगी। ठीक, भारत में पर्वतीय क्षेत्र का जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, और इसकी विशेषता ये है, इसके नाम से स्पष्ट है पर्वत। अच्छा, अगर पर्वत के क्षेत्र में पाई जाएंगी यानी पर्वतीय क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएंगी तो क्या हुआ, 100% उसमें मिट्टी होगा? नहीं, उसमें कंकड़ पत्थर भी मिले होंगे। ठीक, इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं, और ये पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी है। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी में यहाँ पर मुख्यतः चावल की खेती भी कर सकते हैं, और यहाँ पर चाय की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में देखते हैं चाय की खेती ज्यादा करते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी जो ढालू ज्यादा होता है, जैसे ये ऐसे होती है। ठीक, ऐसे कोई पहाड़ है, ठीक, तो इतना ज्यादा जो पहाड़ है उस पर तो खेती कर नहीं सकते, लेकिन जो मिट्टी ऐसे ढालू होगी, ऐसे होगा, ठीक, उस वाले क्षेत्र में यहाँ पर कृषि की जा सकती हो। और भी यहाँ पर जो कृषि की जाएगी वो सीढ़ीदार खेत बनाकर यहाँ पर चाय की खेती और कॉफी की खेती यहाँ पर किया जा सकता है आसानी से। पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादातर खेती जो होता है 90% वो चाय की खेती ही होता है। बस थोड़ा बहुत चावल की खेती भी यहाँ पर होता है, जो मिट्टी समतल होती है वहाँ, क्योंकि चावल को चाहिए पानी ज्यादा और चाय को पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। पानी तो बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो पानी तो बहुत चाहिए, लेकिन पानी बरसे उसके जड़ में पानी रुके ना, लगे ना, वो तुरंत बह जाए, यानी हमेशा चाहिए लेकिन रुके ना। और चावल को हमेशा पानी चाहिए, यानी उसमें पूरा खेत जो है पानी से भरा होना चाहिए। तो चावल की खेती यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में करते हैं जहाँ पर मिट्टी समतल होती है वहाँ पर, लेकिन चाय की खेती यहाँ पर, चाय की खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी उपयुक्त है। ठीक, उसके बाद में फिर आते हैं जलोढ़ मृदा पर। जलोढ़ मृदा, अच्छा, इसके नाम से ही स्पष्ट है जल ओढ़, यानी जल से बनी हुई मिट्टी। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं तो वह भांवर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ठीक, अगर 9th में नहीं पढ़ा होगा तो 9th का वीडियो में देख लेना, भारत के भौतिक स्वरूप चैप्टर 2, उसमें ये जो जलोढ़ मिट्टी है या फिर जो जितनी भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमें लगता है कि यहाँ पढ़ चुके होंगे। अगर यहाँ पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बोरिंग होगा, तो वहाँ अगर नहीं जानते हैं भांवर प्रदेश क्या है, खादर प्रदेश क्या है, तराई प्रदेश क्या है, बांगर प्रदेश क्या है, तो एक बार वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक, तो जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी जब नदियां, मान लो यहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियां निकलती हैं तो सबसे पहले भांवर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, और भांवर प्रदेश में ये नदियां दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच से नदियां बहुत बड़े क्षेत्र से बहती हुई निकल जाती हैं, और वो वहां पर दिखाई नहीं देती हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से निकल जाती हैं। ठीक, लेकिन जब नदियां पहली बार दिखाई देती हैं वो तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं। ठीक, तराई क्षेत्र में बहुत बम्पर बाढ़ आता है और वहां पर नदियां पहली बार दिखाई देती हैं। ठीक, तराई क्षेत्र में नदियां पहली बार दिखाई देती हैं। उसके बाद में फिर खादर प्रदेश में ये नदियां प्रवेश करती हैं। खादर प्रदेश में बाढ़ का पानी पहुंचता है, और उसके बाद में इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जलोढ़ मिट्टी को देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी यानी जल द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है, तो इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत के समस्त मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादी निक्षेप द्वारा इस जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। भारत का उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, जिसकी जो लंबाई है कुल 7 लाख स्क्वायर
किलोमीटर में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का उत्तर विशाल मैदान फैला हुआ है। ठीक, भारत का उत्तर विशाल मैदान कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 7 लाख। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जो इस यानी उत्तर के जो विशाल मैदान का निर्माण करती हैं, इसमें 3 नदियां मुख्य हैं, एक सिंधु नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन 3 नदी तंत्रों द्वारा उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है और भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी इन्हीं 3 नदी तंत्रों द्वारा यहाँ पर बनाती हैं। ठीक, इस मिट्टी में यानी जलोढ़ मिट्टी में कौन सी कृषि की जा सकती है? तो जलोढ़ मिट्टी में लगभग सभी प्रकार से कृषि की जा सकती है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर चावल और गेहूं की कृषि की जाती है। अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो सबसे ज्यादा गेहूं की खेती, उसके बाद चावल की खेती और गन्ने की खेती, ये जो है यहाँ की जलोढ़ मिट्टी की मुख्य फसलें हैं। ठीक, और जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर। बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी, पुरानी मृदा, और ये खादर मतलब नई मृदा। अच्छा, नई और पुरानी में क्या? अब यहाँ पर ध्यान दो, खादर का मतलब होता है नई मृदा। अब नई मृदा भी नई होती है। जैसे अभी कोई नदी यहाँ से आई, ठीक, नदी जैसे यहाँ से मान लो निकलती है, इस क्षेत्र से नदी निकलती है और नदी ऐसे निकल गई, तो नदी के बाढ़ का पानी इस वाले क्षेत्र में पूरे के पूरे फैल गया। इस नदी के बाढ़ का पानी बाढ़ के मौसम में यहाँ से फैला, लेकिन जब ये नदी यहाँ से आ रही थी तो अपने साथ रास्ते में यहाँ की मिट्टी को काटते हुए ला रही थी। ठीक, अब पानी ज्यादा हुआ तो इसके अवसाद जो है मिट्टी के साथ यहाँ पर फैल गए, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादी निक्षेपों को ये साल भर यहाँ पर लाके डालती रहती है। ठीक, यानी साल में एक बार बाढ़ आएगा और जब बाढ़ आता है तो अपने साथ बहुत ढेर सारी जो पोषक तत्व और मिट्टी के साथ पानी आता है, और जब पानी रुक जाता है तो उस पानी में जितने भी मिट्टी होते हैं वो सब जमीन में बैठ जाते हैं और पानी फिर वापस कुछ दिन के बाद चला जाता है या फिर सूख जाता है वहीं पर। ठीक, जब मिट्टी, तो यहाँ पर हर साल नदियां अपने साथ मिट्टी लाती हैं और वहां पर छोड़ देती हैं। ठीक, जब हर साल नदियां अपने साथ मिट्टी लाके छोड़ देती हैं तो हर साल नई नई मिट्टी आती है, इसलिए इसको नई मृदा यानी खादर मृदा के नाम से जानते हैं, जो इसका निर्माण हर साल होता है। ठीक, यहाँ पर बाढ़ का पानी आता है, यानी खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी आता है, ना कि बाढ़ आता है। बाढ़ कहाँ पर आता है? तो वो तराई क्षेत्र में आता है। ठीक, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, जो उत्तर भारत के मैदान या जो इन मैदानों की विशेषता है जलोढ़ मृदा का, इसमें नदियां मान लो ये एक पहाड़ है। ठीक, नदियां यहाँ से निकलती हैं तो सबसे पहले भावर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, भावर प्रदेश, उसके बाद में तराई क्षेत्र या प्रदेश, क्षेत्र भी कह सकते हैं, प्रदेश भी कह सकते हैं, उसके बाद में खादर, फिर बांगर। सबसे पहले नदियां आती हैं इस पर्वतीय क्षेत्र से, तो भावर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त नहीं हो जाती, लुप्त हो जाती हैं। विलुप्त का मतलब गायब हो जाती हैं, लेकिन लुप्त का मतलब दिखाई नहीं देती हैं। तो नदियां यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, नदियां यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। और उसके बाद जब दोबारा से नदियां पहली बार, यानी जब नदियां यहाँ से आई तो दिखी नहीं, नदियां पहली बार कहाँ नजर आती हैं? तो नदियां यहाँ पर पहली बार दिखती हैं, पहली बार नदी दिखती है, यानी नदियां सबसे पहली बार दृष्टिगोचर होती हैं। कहां पर? तराई क्षेत्र में। तो यहाँ पर तो बाढ़ आएगा, क्योंकि नदी यहाँ पर पहली बार दिखेगी तो नदी तो यहाँ पर भयंकर बाढ़ लाएगी, तो यहाँ पर बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़। यहाँ पर बाढ़ आता है, सबसे यहाँ पर बाढ़ आएगा, लेकिन यहाँ पर जो खादर क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर बाढ़ का पानी आएगा। ठीक, केवल और केवल यहाँ पर बाढ़ का पानी आएगा। और ये जो बांगर क्षेत्र है, इस बांगर क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता। जैसे मान लो यहाँ, इसको मिटाते हैं, ये वाला नदी यहाँ से निकलती है। ठीक, तो ये हो गया तराई क्षेत्र, लेकिन इसका पानी यहाँ कहाँ तक पहुंचा? इस
खादर वाले क्षेत्र तक, ठीक। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पर तो बाढ़ का पानी है लेकिन बाढ़ का पानी यहाँ नहीं है, तो इसलिए इसको बोला गया बांगर प्रदेश। यानी यहाँ पर नदियां बहुत पहले कभी इस क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा, वो हुआ था, वो भी किससे, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही इस बांगर प्रदेश का निर्माण हुआ। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये मिट्टी जलोढ़ मृदा तो है, यानी लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, ठीक। ये मृदा जलोढ़ मृदा तो है लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, और बाढ़ का पानी जब नहीं पहुंचता है तो यहाँ पर मृदा हर साल नई नई मिट्टी यहाँ पर नहीं आती है, ठीक। जब यहाँ पर नई मिट्टी नहीं आएगी तो ये पुरानी मृदा कहलाएगी। इसको बांगर प्रदेश के नाम से भूगोल में जानते हैं, ठीक। और जो नई मृदा हर साल आती है इसको खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद में इसका क्षेत्र कहां पर है जलोढ़ मृदा का, तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है पंजाब से लेकर, यानी पंजाब, हरियाणा, और हरियाणा फिर उत्तर प्रदेश, और इधर बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, और इधर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है, और थोड़ा सा क्षेत्र इसमें मध्य प्रदेश का भी आ जाता है, ठीक। तो इतने राज्यों में ये जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में फिर अगला है हमारा मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाया जाएगा भारत में, तो भारत में मरुस्थलीय मृदा जो हमारा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और ये थार का मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, ये राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ये अत्यधिक शुष्कता के कारण यहाँ पर मिट्टी में शुष्क ज्यादा होने से यहाँ की नमी खत्म हो गई है, और ये मिट्टी जो है एक रेत का रूप धारण कर ली है। यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, यानी कृषि करने में जो कठिनाइयां होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानों पर कृषि की जा सकती है। इन मरुस्थलीय मृदा में कुछ स्थानों पे कृषि की जाती है, वो मुख्यतः कृषि सरसों की खेती की जा सकती है, और मोटे अनाज की कृषि यहाँ पर इस वाली मिट्टी में की जा सकती है, ठीक। यहाँ पर पानी की कमी होती है, और यहाँ पर ज्यादा क्षेत्र जो है वो रेत ही रेत पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि करने में कठिनाई होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि की जा सकती है, और वहाँ पर जो राजस्थान यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो कृषि की जा सकती है वो मुख्यतः वो सरसों की खेती और मोटे अनाज की खेती, यानी यहाँ पर ज्वार और बाजरा का उत्पादन किया जाता है, ठीक। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है वो है काली मृदा, ठीक। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो ये कई बार आया हुआ है काली मृदा। एक नंबर में आता है काली मृदा में कि काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं। एक नंबर में कई बार आया हुआ है कि काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं। ये केवल बोर्ड पेपर में ही नहीं बल्कि अन्य कंपटीशन एग्जामों में भी कई बार आया हुआ है कि काली मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं, इसको आप लोगों को बताना है कमेंट में। और जो क्वेश्चन दिया जाता है कमेंट के लिए वो आप लोग कमेंट करते नहीं है और ना तो बताते हैं, या तो आप लोग जानते नहीं है तो उसको जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, या तो फिर जानते हैं तो वो बताना नहीं चाहते हैं कि हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर बताएंगे, उसको भी कमेंट करिए कि हमको नहीं आता है, ठीक। या फिर उसको खोजने का प्रयास करिए और खोज के उसको ढूंढिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ खोजेंगे तो चार चीज़ें और भी पाएंगे। हमें बताने के तो बता सकते हैं, ठीक, लेकिन आप खोजेंगे तो उस एक चीज़ को खोजने जाएंगे तो चार अन्य नई चीज़ें भी पा जाएंगे, जो शायद वो अन्य चार चीज़ें हम यहाँ पर ना बताएं, ठीक। काली मिट्टी देखते हैं तो काली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक। गुजरात के कुछ क्षेत्रों को ले लेते हैं, गुजरात में भी थोड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसको भी बाद में मैप पे भी देखेंगे, लेकिन पहले ऐसे देख लेते हैं कि काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादातर जो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, थोड़ा सा गुजरात का क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए सबसे जो उत्तम माना गया है, कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है, तो काली मिट्टी में। ये भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं ये बताना है, ठीक।
प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण ज्वालामुखी हो सकता है। यहाँ पर एक अनुमान यानी जो भूवैज्ञानिक एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर लगभग लाखों वर्ष पहले जो प्रायद्वीपीय भारत है इस पे यहाँ पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, और ज्वालामुखी का जब विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी के अंदर से बहुत ढेर सारे जो मैग्मा और लावा निकले, वो लावा निकले और फिर इस जमीन पे फैल गए, और जब उस लावा और मैग्मा का तापमान इतना ज़्यादा था कि वो पूरी की पूरी जमीन में फैल गए, और फैलने के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ की पूरी मिट्टी काली हो गई, और फिर धीरे धीरे उसमें जो है अपक्षय और अपरदन होता रहा, और फिर उसके धीरे धीरे कण जो है उसके टूटते चले गए। और इस मिट्टी की एक विशेषता ये भी अनुमान लगाया गया था, वो अनुमान सही है क्योंकि इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, ये मिट्टी चिपचिपी होती है, ठीक। क्योंकि अभी कोई चीज़ आग में जला दें, कोयला जैसे है, कोयला को अगर कोयला है तो अगर उसको पानी में डालेंगे तो उसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक उसी प्रकार से ये मिट्टी में भी पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में फिर अगला जो है हमारा लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली दोनों एक है। पीली मिट्टी में यहाँ पर पानी मिलाने पर मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी लौह अयस्क की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लौह अयस्क की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें पीली मिट्टी यानी इसमें पीली इसको क्यों कहते हैं, तो पीली ये रहती है, इसमें जब पानी मिलाएंगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा, ठीक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो लाल मिट्टी है लौह अयस्क की अधिकता रहती है, तो यहाँ पर लोग कृषि करने के बजाय यहाँ पर जो है लौह अयस्क निकालते हैं। यहाँ पर खदान होते हैं बड़े बड़े, जो इस क्षेत्र लाल क्षेत्र की मिट्टी होती है, यहाँ पर कृषि नहीं बल्कि खदाने बनाकर यहाँ पर लोहा निकाला जाता है, लौह अयस्क को निकाला जाता है। यहाँ कृषि बहुत नाम मात्र की होती है। उसके बाद में फिर देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, इसमें एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी में काजू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काजू की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी बताइए। ये आया हुआ है कि काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, वो है लेटेराइट मिट्टी, ठीक। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल और हल्का पीला होता है। यह मिट्टी कंकड़ वाली होती है। इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर की अधिकता होती है, इसलिए यहाँ पर सभी प्रकार की कृषि नहीं उगाई जा सकती है, क्योंकि ये लेटेराइट जो होता है ये पर्वतीय मिट्टी के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि पर्वतीय से निकलेगा तो पर्वतीय मिट्टी होगी, उसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे, लेकिन लेटेराइट मिट्टी उसके बाद में होगा, ठीक, क्योंकि हल्का फुल्का इसमें भी रहता है। तो काजू की खेती के लिए ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक। तो ये थे हमारे भारत के 6 प्रकार के मिट्टी, जिसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया, ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है मृदा अपरदन, ठीक। मृदा अपरदन और संरक्षण, जो मात्र है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ढंग से पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से तो आसान है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, लगभग हर साल आता है। मृदा अपरदन का वर्णन कीजिए और फिर मृदा अपरदन से होने वाली हानियों को बताइए। ऐसे करते हुए बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है मृदा अपरदन से, लेकिन मृदा अपरदन में केवल एक क्वेश्चन पढ़ लो, उसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मृदा अपरदन और संरक्षण, अगला जो टॉपिक हमारा है मृदा अपरदन और संरक्षण, यानी मृदा को कटने से कैसे बचाएं और फिर मृदा अपरदन एवं संरक्षण। तो मृदा अपरदन, अच्छा अपरदन और अपक्षय में क्या अंतर है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा बेसिक, अपरदन और अपक्षय।
मृदा अपरदन और मृदा अपक्षय में क्या अंतर है? ठीक, सबसे पहले अपक्षय देखते हैं। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट के रह जाना मृदा अपक्षय कहलाता है। ठीक, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट के रह जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। लेकिन वही चट्टानें टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं तो उसको अपरदन कहते हैं। अपरदन का मतलब होता है यहाँ टूटी बह गई कहीं और। ठीक, अब वो बह के गई या उड़ के गई या किसी तरीके से गई। ठीक, ये हम आगे देखेंगे इसके प्रकार में। ठीक, लेकिन बस यहाँ पर ये देखना है कि मिट्टी टूटी तो अगर टूट के यहीं रह गई तो अपक्षय हुआ। ठीक, टूट के यहाँ से कहीं और चली गई तो क्या होगा? अपरदन होगा। पहले कौन सी प्रक्रिया होगी? पहले अपक्षय होगा या अपरदन होगा? तो सबसे पहले अपक्षय होगा, क्योंकि पहले टूटेगा ना, कि पहले उड़ जाएगा वापस आके टूटेगा। पहले टूटेगा फिर उड़ेगा। ठीक, अब यह उड़ेगा या बहेगा, ठीक, ये बाद में देखेंगे, या किसी अन्य तरीके से जाएगा। तो चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूट के रह जाना मृदा अपक्षय कहलाता है और उसी टूटी हुई चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा अपरदन के प्रकार। ठीक, मृदा अपरदन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मृदा अपरदन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है भौतिक कारक और दूसरा होता है मानवीय कारक। अच्छा, भौतिक कारक में कौन कौन से कारक आएंगे एक एक देखते हैं। तो भौतिक कारक में मुख्यतः जल और वायु आएगा। जल और वायु आएगा भौतिक कारक में। सबसे पहले जल देखते हैं। जब चट्टानें अपने स्थान पर टूट गई, अभी इसके पहले बताए थे कि कोई नदी है और नदी यहाँ से जब बहती है तो अपने साथ इस तट को काटते हुए आगे बढ़ती है। ठीक, यहाँ का भी मिट्टी उठाएगी यानी काट के अपने साथ बहेगी, यहाँ की भी उठा के बहेगी। अभी छोड़ेगी वो बात का बात है, लेकिन वो काट के बह रही है, यानी मिट्टी को अपने स्थान पर तोड़ के, यानी एक मिट्टी यहाँ से तोड़ के आगे बढ़ रही है। मतलब क्या कर रही है? वो अपरदन कर रही है। ठीक, तो मृदा अपरदन जल द्वारा होता है। जल में कौन कौन से? नदियों द्वारा और बारिश के जल द्वारा। यानी जल में भी दो प्रकार के होंगे। अभी बारिश का मौसम चल ही रहा है, अगर बारिश हो, ठीक, बारिश के पहले अगर देखते हैं, अगर कोई ऊंचा टीला है, इस प्रकार का मिट्टी है कहीं पर और बहुत तेजी के साथ बारिश हुआ तो ये पूरा क्षेत्र पहले मान लो एकदम चिकना था, लेकिन बारिश के बाद में फिर जाके देखेंगे तो इसमें जो है हल्का हल्का इस क्षेत्र में ऐसे कट फट जाएगा। तो उसका कारण ये है कि मिट्टी यहाँ पर जब बारिश की बूंदें गिरी तो इन बूंदों ने इस मिट्टी को काटा यानी तोड़ा, और तोड़ने के बाद अगर छोड़ देता यहीं पे तो ये होता अपक्षय। लेकिन छोड़ा नहीं, बल्कि यहाँ से ये बहाकर ले गया। जब बहाकर ले गया तो ये हो गया अपरदन। ठीक, वो कौन सा अपरदन हुआ? ये मृदा अपरदन, यानी जल द्वारा और बारिश के जल द्वारा और नदियों द्वारा। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं वायु द्वारा अपरदन। वायु द्वारा अपरदन मुख्यतः देखते हैं कि चट्टानें कोई चट्टान है, ठीक, वो टूटी है, ठीक, टूटा पड़ा है, अपक्षय हो गया है, इसमें बारिश नहीं हो रहा है, हवाएं चल रही, बहुत तेजी के साथ हवाएं चली तो यहाँ की मिट्टी उड़ के कहीं और चली गई। ठीक, तो जहां गई, यहां से अगर ये मिट्टी हट गई तो यहाँ भी दिक्कत, जहां गई वहां भी दिक्कत। ये वायु अपरदन ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते हैं कि एक स्थान पे मिट्टी यहाँ पर, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, ठीक, और मरुस्थल की मिट्टी वायु द्वारा अगर यहाँ पर देखते हैं तो वायु द्वारा इसका आकार ही बदल देता है। वायु द्वारा अपरदन को कई भागों में बांटेंगे इसको, जो अर्धचंद्राकार या चंद्राकार ऐसे करके जो है बरखान, तो वहां नहीं जाएंगे, बस केवल इसको देखते हैं कि वायु द्वारा यहाँ की चट्टानें उठा के यहाँ ले आई, तो यहाँ से लाई तो ये वाला क्षेत्र खाली हो गया, तो यहाँ भी प्रभावित हुआ क्षेत्र, और फिर धीरे यहाँ उठा के ले आई तो यहाँ भी ये वाला क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। ठीक, तो मृदा अपरदन को वैज्ञानिकों ने रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी है। ठीक, मृदा अपरदन को वैज्ञानिकों ने रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी है। उसके बाद में फिर देखते हैं अगला, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, और फिर आगे बढ़ते हैं मानवीय कारण में। तो मानवीय कारण में सबसे पहला कारण है हमारा, मानवीय कारण में सबसे पहला वनों का ह्रास। ठीक, वनों का ह्रास, वनों को हम लोग काट रहे हैं और वनों को काटते हैं तो
वन जब काट के वहाँ जब वन काटेंगे तो वो वन जो है वो बहुत ढेर सारा मिट्टी को अपने साथ रोके हुए रहता है, लेकिन जब वन को काट देंगे तो वहाँ की मिट्टी भी कटना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे जैसे वन कटते जाएंगे मिट्टी का ह्रास होता जाएगा, क्योंकि मिट्टी ये वायु अपर्दन को भी रोकता है। ठीक, मिट्टी वायु अपर्दन, पेड़ जो होता है ये वायु अपर्दन को भी रोकता है और वनों का ह्रास करेंगे तो मिट्टी तो वहां की कटेगी, लेकिन वहां का मिट्टी तो नीचे वाली मिट्टी तो कटेगी, कंफर्म है, पेड़ कटेगा, लेकिन जो मिट्टी उड़ के वायु अपर्दन द्वारा कहीं और जा रही थी तो पेड़ उसको रोक रहा था, वो भी अब ये नहीं रोकेगा तो और दूर तक जाएगा। यानी ये धीरे धीरे मृदा अपर्दन यानी जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है ये धीरे धीरे विस्तार होगा। ठीक, तो मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार भी पेड़ों के ह्रास से होता है और मृदा अपर्दन वनों के ह्रास से बहुत तेजी के साथ मृदा अपर्दन हो रहा है। दूसरा कारण है अस्थायी कृषि। अस्थायी कृषि भी मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार है। अस्थायी कृषि उसे कहते हैं जहां पर कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, बाद में उस जमीन को छोड़ दिया जाता है। जैसे जंगलों को साफ करके कुछ समय के लिए कृषि की जाती है और फिर वो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है तो वो उस मिट्टी को यानी उस खेत को वैसे छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह जंगलों को साफ करके वहां पर कृषि की जाती है। ठीक, दूसरी जगह जंगलों को साफ करेंगे, जब तक कृषि करेंगे जब तक उस मिट्टी में उपजाऊपन है, जैसे ही उपजाऊपन खत्म होगा उस मिट्टी को वैसे छोड़ दिया जाएगा। जब छोड़ दिया जाएगा तो हवा द्वारा वो उड़ेगा, बारिश द्वारा वो बहेगा, तो अपर्दन बहुत तेजी के साथ होगा। ठीक, उत्तर भारत में या भारत में इसको मुख्यतः अस्थायी कृषि को झूमी कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद में है वर्षा ऋतु में फसलों को ना बोना। वर्षा ऋतु में फसलों को ना बोना। वर्षा ऋतु में फसलों को ना बोना, अगर वर्षा ऋतु है और फसल नहीं बोते हैं तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। ठीक, हम अगर अपने खेतों में ही देखते हैं कि वर्षा के टाइम पे, बारिश के टाइम पे अगर खेत खाली पड़ा है तो इस खेत की मिट्टी बह के सीधा का सीधा अलग जाएगी, यानी वो ढाल की दिशा में बहती चली जाएगी। ठीक, लेकिन अगर इसी पे अगर हम फसल बोते हैं तो इसके जड़ होते हैं, यानी एक प्रकार से ये पेड़ है। ठीक, तो ये यहाँ की मिट्टी कटने नहीं देगा, बल्कि ये पानी भी बहुत तेजी के साथ नहीं बह पाएगा क्योंकि इसके जड़ से लगते हुए बहेगा और ये मिट्टी को अपने साथ जोड़ के रखता है, ये कटने नहीं देता है। ठीक, तो बारिश के टाइम में फसलों को जरूर बोना चाहिए, खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद में अगला जो कारण है हमारा वो अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण क्या है? यानी बिना किसी ढंग के, यानी ऐसे पशुओं को चराना। ठीक, जैसे मान लो कोई चारागाह है या जंगल है तो इसमें अनियंत्रित पशुओं को नहीं चराना चाहिए। कि जैसे ये जंगल है और इस जंगल में अगर ऐसे ही पशुओं को जाने देंगे, ठीक, तो पशु के जो खुर होते हैं उस खुर से मिट्टी को, ये पशु जब चलते हैं तो मिट्टी को खोदते हुए चलते हैं। अगर इसमें इसी वाले क्षेत्र में अगर मान लो 500 पशु घुस गए तो इसमें जाएंगे तो अपने पैरों के खुर से इस यहाँ की मिट्टी को खोद देंगे। ठीक, तोड़ देंगे, तो जो यहाँ की मिट्टी को जब खोद देंगे तो यहाँ पर जब बारिश होगा तो ये मिट्टी बह के कहीं और चली जाएगी। ठीक, हवा द्वारा, वायु द्वारा ये मिट्टी कहीं और चली जाएगी। ठीक, तो अनियंत्रित पशुचारण पे हमें रोक लगाना चाहिए जिससे मृदा अपर्दन ना हो। ठीक, उसके बाद अस्थिर ढालू पर कृषि करना। अस्थिर ढालू पर कृषि करना। अस्थिर ढालू जैसे मान लो, अब इसमें दिखेगा नहीं, अस्थिर ढालू पर कृषि करना। जैसे ये मान लो ये क्षेत्र है, ढालू है, तो ठीक, तो इस पे खेती हमें सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। ठीक, यानी इसको कई सारे भागों में बांट के इसको सीढ़ी बनाना चाहिए। ठीक, जैसे सीढ़ी होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसी प्रकार से इस खेत को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर खेती करना चाहिए। ठीक, जिससे मिट्टी की कटाव रुक जाती है। ठीक, यहाँ पर समोच्च रेखीय जुताई, जो ढाल की विपरीत दिशा में जुताई करना चाहिए, ढाल की दिशा में जुताई नहीं करना चाहिए हमको। जैसे अगर ढाल इस दिशा में है तो हमें यहाँ से यहाँ नहीं जोतना चाहिए बल्कि इस दिशा में जोतना चाहिए। ठीक, तो ढाल की विपरीत दिशा में हमें जुताई करना चाहिए। अनियंत्रित पशुचारण पे रोक लगाना चाहिए। वर्षा ऋतु में फसलों को बोना चाहिए। अस्थायी कृषि पे रोक लगाना चाहिए। वनों
का ह्रास यानी वनों का जो ह्रास हो रहा है इस पे रोक लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं जिससे मृदा अपरदन रुक सके। जो जल है इसमें बांध बनाकर नदियों को जो है एक नियंत्रित यानी थोड़ा थोड़ा करके भेजा जाए, पानी को एक साथ पूरी नदी के जल को एक साथ ना भेजा जाए। ठीक बांध बनाकर पानी को रोक के आराम आराम से पानी भेजना चाहिए। वायु अपरदन को रोकने के लिए ठीक वैसे कोई खास प्लान नहीं है वायु अपरदन को रोकने के लिए, लेकिन अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में अपरदन हो रहा है तो यहाँ पर खूब गहरी खाई खोद दो। अगर यहाँ पर मरुस्थल है तो यहाँ पर गहरी खाई खोद दो और इस खाई के यहाँ पर जो है ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगा दो। ठीक, यहाँ पर वृक्ष लगा दो खूब ढेर सारा। ठीक, यहाँ पर अगर वृक्ष लगा देंगे तो ये वृक्ष यहाँ पर लगेगा तो जब यहाँ से जो बालू उड़ेगा वो बालू इस पेड़ से टकरा के इस वाले भाग में जो ये हम खुदाई करेंगे, खाई गहरी खाई का खुदाई करेंगे, इस खाई में ये मिट्टी पड़ जाएगी। फिर इस मिट्टी को उठा के बाहर फेंक दो, फिर ये मिट्टी उड़ेगी, इसी में आके टकरा के इसी में रह जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जो है इस अपरदन को रोकने के लिए भी कोई साइंटिफिक ऐसी तरीका नहीं आया है कि हम मृदा अपरदन को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकें। ठीक, क्योंकि हम लोग अभी उत्तर भारत में रहने वाले हैं तो यहाँ पर मिट्टी तो नहीं आती है, मृदा अपरदन नहीं होता है। लेकिन जो राजस्थानी प्रदेश है यानी वहाँ पर देखो जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा है। कोई फसल जो है एकदम हरी भरी फसल है और उस फसल में कभी भी देखेंगे कि अगर यहाँ कोई हरी भरी फसल है तो यहाँ पर मृदा अपरदन है तो ये हरी भरी फसल कभी भी नष्ट हो सकती है। अगर तूफान आ गया तो यहाँ का सारा बालू आके इस पूरे फसल को बर्बाद कर सकती है। ठीक, तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने इससे रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी थी। ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर को कंप्लीट समाप्त कर लिया गया है। इस चैप्टर में अगर कोई डाउट हो, अगर तो वो डाउट रह गया हो तो कमेंट करके हमें बताएं और हमें उस कमेंट को दूर करने का जो दिक्कत आएगी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।